दहेज शब्द से आज हर वो इंसान परिचित है जो इस समाज का हिस्सा है, खासकर जिस घर में लड़की है। आज जिस घर में लड़की पैदा हो जाती है, उसके माँ बाप तो उसके जन्म के साथ ही दहेज के बारे में सोचने लगते हैं। यूँ तो दहेज माता पिता द्वारा दिया जाने वाला उपहार होता है, लेकिन समाज ने आज इसे बहुत गलत ढंग से लेना शुरू कर दिया है। जो संपत्ति विवाह के समय कन्या के परिवार की तरफ से उसे उपहार में दी जाती है, उसे दहेज का नाम दिया जाता है। किंतु समय के साथ ही इसके इस रूप में परिवर्तन होता गया और वर को प्रदान किया जाने वाला धन या उपहार दहेज कहा जाने लगा। संभवतः इस प्रथा को उन समाजों में महत्व प्राप्त हुआ है जहां छोटी उम्र में विवाह हो जाते थे। नमस्कार, मैं हूं मानसी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके चहेते प्रोग्राम सिटी मैदान में। आज हम आपको बताएंगे दहेज प्रथा से जुड़ी कुछ कानूनी धाराएं। दहेज निषेध अधिनियम 1961। इस अधिनियम के माध्यम से दहेज देने और लेने की निगरानी करने के लिए एक कानूनी व्यवस्था लागू की गई थी। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेन देन की स्थिति में जुर्माना लगाया जा सकता है। सजा में कम से कम 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए का न्यूनतम जुर्माना या दहेज की राशि के आधार पर शामिल है। दहेज की मांग दंडनीय है। दहेज की कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मांग करने पर भी 6 महीने का कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। धारा 406। अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है तो उसको और उसके परिवार वालों को इस धारा के अंतर्गत 3 साल की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर दोनों ही सजा हो सकती हैं। धारा 304B। इस धारा के अंदर उस तरह का केस आता है जिसमें किसी महिला की मौत अगर दहेज के कारण होती है या फिर उसको जलाने की कोशिश की जाती है तो उसके पति और घर वालों को उम्र कैद की सजा होती है। इस धारा के अंदर कोई जुर्माना नहीं आता है, इसमें सीधे सजा होती है। धारा 498A। इस धारा के अंदर उस तरह का केस आता है जिसमें अगर कोई महिला दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर जान देने की कोशिश करती है और अगर इसकी शिकायत वो पुलिस से कर देती है तो उसके पति और ससुराल वालों पर उम्र भर की सजा हो सकती है। इसके अलावा भारत में दहेज निरोधक कानून भी है जिसके अनुसार दहेज देना और लेना दोनों ही गैर कानूनी घोषित किया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया। आज भी बिना किसी हिचक के वर पक्ष दहेज की मांग करता है और ना मिल पाने पर नववधु को उनके कोप का शिकार होना पड़ता है। सहेलियों, अभी हमने आपको कुछ धाराएं बताई। अब हम आपको बताएंगे दहेज प्रणाली को समाप्त करने संभावित तरीके। सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के बावजूद दहेज प्रणाली की अभी भी समाज में एक मजबूत पकड़ है। इस समस्या को समाप्त करने के लिए यहाँ कुछ समाधान दिए गए हैं। शिक्षा। दहेज प्रणाली जाति भेदभाव और बाल श्रम जैसे सामाजिक प्रथाओं के लिए शिक्षा का अभाव मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक है। लोगों को ऐसे विश्वास प्रणालियों से छुटकारा पाने के लिए तार्किक और उचित सोच को बढ़ावा देने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए जो ऐसी बुरे प्रथाओं को जन्म देते हैं। महिला सशक्तिकरण। अपनी बेटियों के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित दूल्हे की तलाश में और बेटी के शादी में अपनी सारी बचत का निवेश करने के बजाय लोगों को अपनी बेटी की शिक्षा पर पैसा खर्च करना चाहिए और उसे स्वयं खुद पर निर्भर करना चाहिए। महिलाओं को अपने विवाह के बाद भी काम करना जारी रखना चाहिए और ससुराल वालों के व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के प्रति झुकने की बजाय अपने कार्य पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करनी चाहिए। महिलाओं को अपने अधिकारों और वे किस तरह खुद को दुरुपयोग से बचाने के लिए इनका उपयोग कर सकती हैं, इसे अवगत कराया जाना चाहिए। लैंगिक समानता। हमारे समाज में मूल रूप से मौजूद लिंग असमानता दहेज प्रणाली के मुख्य कारणों में से एक है। बहुत कम उम्र से बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि दोनों पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार है और कोई भी एक दूसरे से बेहतर या कम नहीं है। इसके अलावा इस मुद्दे को संवेदनशील बनाने के लिए तरह तरह के अभियान आयोजित किए जाने चाहिए और सरकार द्वारा निर्धारित कानूनों को और अधिक कड़े बनाना चाहिए। सहेलियों, अभी हमने आपको दहेज प्रथा को समाप्त करने के कुछ संभावित तरीके बताए।
अब देखते हैं आज का अनोखा एपिसोड क्या है। नमस्कार, आरआर से प्रस्तुत सिटी मैथिल में मैं कोमल आपका स्वागत करती हूँ। सहेलियों, आज का जो भाग है ये बहुत ही खास और विशेष होने वाला है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लोकगीत जो होते हैं हमारे शादियों में, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। मराठी लोगों में इसे गोंधळ, जागरण इस नाम से जानते हैं। पंजाबी लोग इसे जिस तरह से बोलिया बोलते हैं, तो परदेसी, हिंदी, मारवाड़ी और ऐसे लोगों में इसे रज्जगा कहा जाता है। तो इसमें जो गीत होते हैं, तो ये गीत विशेष रूप से बहुत महत्व रखते हैं। इसके बिना शादियाँ अधूरी ही होती है। इसके बिना ऐसा मानिए कि शादियाँ होती ही नहीं हैं। तो आज ऐसे ही दो हस्तियों को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो खुद ये गाने बनाते हैं, लिखते हैं, गाते भी है, बजाते भी है। तो चलिए मिलते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है सुरेखा जी आपका हमारे सिटी चैनल में, और बहुत बहुत स्वागत है राखी जी आपका हमारे सिटी मैथिल प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप कितने सालों से ये कर रहे हो, मतलब जैसे कि गाने लिखना है, गाने बोलना, ये सारी चीज़ें कितने सालों से कर रहे हो आप? जी, वो ऐसा तो मैं 6वीं 7वीं में थी। मुझे राइमिंग्स वो जो पोएम्स पढ़ाते थे टीचर्स, तो टीचर्स बोलते थे कि सविता तुम इस पोएम की चाल तुम ही लगाओगी। तो वो बोलते थे, फिर मैं घर पे जाती थी। मेरे लिए वो चैलेंज होता था कि ये इसकी चाल कैसी लगाना है, इसको कैसा बोलना है। तो मैं घर पे जाती थी, स्टडी करती थी, और वो पोएम की चाल, और अगर मुझे आ जाती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि अरे मैंने पोएम, एक कविता की चाल लगा ली। फिर मैं वैसा करते करते मुझे फिर 3-4 वो पैटर्न होती थी कविता की चालें, मराठी, हिंदी, ऐसी कविताओं की चाल लगाते लगाते मुझे धीरे धीरे राइमिंग्स भी आ गई। और फिर शादी के बाद अभी भी जब भी मैं खाना बनाती हूँ, मैं कभी भी चुपचाप रह के खाना नहीं बनाती हूँ। या तो कुछ गुनगुनाते हुए खाना बनाती हूँ, या तो कुछ सुनते हुए खाना बनाती हूँ। और अगर कुछ गुनगुनाते हुए कुछ बहुत एक फेवरेट अपना सॉन्ग है, तो उसके ऊपर या अगर अपना फेवरेट सॉन्ग है तो फिर ऐसा लगता है कि इसके ऊपर क्यों ना एक आधा भजन बनाया जाए या गाना बनाया जाए। फिर अगर वो बन जाता है तुरंत, अगर 2 भी राइमिंग आ जाती है तो मैं तुरंत जाके उस मेरी रफ बुक है उसमें लिख लेती हूँ कि भूल ना जाऊँ। और फिर जैसा जैसा लिख लेती हूँ, पहले रफ लिख लेती हूँ। फिर मेरी छोटी लड़की है, वो बहुत सपोर्ट करती है मुझे। उसको बताती हूँ कि श्रद्धा ये सही है, फिर सही या गलत वो फिर बताती है, मम्मी ये लाइन इसके जगह होनी चाहिए, ये लाइन इसकी जगह होनी चाहिए। तो वैसा मैं धीरे अब तो काफ़ी जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। पहले बहुत देर लगती थी, अब काफ़ी जल्दी बना लेती हूँ। और मैं पूछना चाहूँगी राखी जी से कि आपकी ये शुरुआत कहाँ से हुई, कब से आप कर रहे हो? मुझे 10वीं 11वीं से ये शौक हुआ कि भाई गाने बनाना चाहिए। गाने की तो आदत थी ही पहले से, भजन कीर्तन का माहौल था हमारे घर में। सभी लोग पूजा पाठ भजन कीर्तन हमारे यहाँ चालू ही रहता था, तो उसके कारण मेरी आदत थी वो भजन वगैरह करने की। लेकिन उसके बाद में फिर मेरे को ऐसा लगा मुझे कि भाई बनाना चाहिए, अपन भी कुछ और करना चाहिए, इसमें इम्प्रूवमेंट खुद ही वो आते चले गए और मैं गाने बनाती चली गई और गाती चली गई। उसमें मेरे को उसमें बहुत तरक्की भी मिली और बहुत प्रोत्साहन भी मिला अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा वगैरह, दादा दादी वगैरह से, सबसे प्रोत्साहन मिला मुझे। तो उसमें आगे बढ़ती चली गई और अब यहाँ पर भी अकोला में भी बहुत जगह भजन वगैरह, हमारी मंडल भी है, हमारे साथ में कुछ लोग भी जुड़े हैं, 10-12 लेडीज़ें हैं जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग सभी जग जाते हैं, सुंदरकांड भजन वगैरह करते हैं। शादियों के जगह वगैरह ये सब हम लोग करते हैं, हल्दी के मेहंदी के गीत वगैरह गाते हैं। मुझे बताइए कि जैसे आप ये गाने बनाते भी हो खुद से, मैंने सुना है, तो जो ये गाने बनाते हो तो ये सिर्फ शादियों के गाने होते हैं, देवियों के भजन होते हैं, या कोई और भी संगीत जो है आप बनाते हो ऐसा? नहीं, फिलहाल तो इतने ही। फिर शायरिया वगैरह की, कभी कविताएं भी लिखी है मैंने, कुछ कभी पेपरों में छपती भी थी जब छोटी थी, जब कविताएं लिखती थी तो पेपर में छपती थी। अब
जब इस फील्ड में आ गए, जब यहाँ से ये चालू हो गया, तो फिर जब से गाने ही गाने बनाने चालू हुए तब से कविताएं पीछे छूट गई। शायरियों का समय तो जा ही चुका है अब कोई करता नहीं है, इसलिए। और आप क्या, आपका क्या ये है मतलब? नहीं, मैं सिर्फ भजन और ये नहीं बनाती हूँ। मैं बीजेपी खास और मोदी भक्त हूँ, तो मुझे कभी भी ऐसा खास मौका आता है मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए, मैं खास तौर पे उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे लिखती हूँ और बनाती हूँ जी। अब कुछ मेरे वायरल भी हुए हैं। अभी ये योगी जी अभी चुन के आए दोबारा, तभी मैंने बनाया। और 10 अगस्त 2019 को जब राम मंदिर का फैसला अमित शाह जी ने सुनाया, तब मैंने राम मंदिर पे भी एक गाना बनाया था। और जब पुलवामा अटैक हुआ था, तो प्रगट दिन था गजानन महाराज का, तो मैंने मराठी में भी गजानन महाराज के लिए भी एक भजन बनाया था। और हिंदी में मोदी जी चुन के आने चाहिए करके मोदी जी के लिए देवी का जस बनाया था, उसमें मोदी जी को ये किया था। मुझे वो ज़्यादा, ये भजन तो बनाते हैं लेकिन उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। अभिनंदन वर्धमान जब गलती से चले गए थे पाकिस्तान, तब उनको पाकिस्तान, उनके ऊपर, उनकी बहादुरी के ऊपर भी मैंने एक छोटा सा गीत बनाया था। ऐसे मुझे अलग अलग, मैं मदर्स डे पर माँ के ऊपर लिखती हूँ, डॉटर्स डे पर लड़कियों के ऊपर लिखती हूँ, फ्रेंडशिप डे पर दोस्तों के लिए लिखती हूँ। अलग अलग इस पर मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। और शायरियाँ भी बनाती हूँ छोटी छोटी, वो मेरा हॉबी है, बहुत अच्छी हॉबी है मेरी। जी। तो जिस तरह से आप गाने लिखते हो, तो आपको क्या लगता है, जैसे कि अभी जो आज की पीढ़ी है और पहले की जो पीढ़ी थी, तो इनमें क्या अंतर आपको लगता है कि पहले जो हमारा एक कल्चर था वो किस तरह से, मतलब अभी भी वैसे ही शुरू है या ख़त्म होता नज़र आ रहा है? क्या लगता है आपको? नहीं, कल्चर तो पहले के जैसा शुरू नहीं है, अभी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। लेकिन हम जैसे कुछ लोग हैं जो कल्चर को जिंदा रख सकते हैं और बच्चों के दिलों में, आने वाली पीढ़ी के दिलों में अपने लोकगीतों के लिए, जस के लिए, देवी के, बन्ना बन्नी के लिए अभी भी हम ये ला सकते हैं प्रेरणा उनके दिल में। आजकल क्या है, जस रत जगह रहा तो थोड़ी देर रत जगह करने लगाते हैं बच्चे और फिर बोलते हैं डीजे लगाओ, और उनको वो डीजे पे डांस करना होता है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी भी इसमें इंटरेस्ट दिखाएगी और ज़रूर ये, और वापस ये ट्रेंड और चालू होगा। जी। और राखी जी, आपका क्या मानना है कि पहले की पीढ़ी में और आज की पीढ़ी में क्या फ़र्क है? क्या मतलब चेंजेस आए हैं? क्या लगता है आपको? बहुत चेंज आया है। पाश्चात्य सभ्यता ज़्यादा लोग यूज़ में ला रहे हैं और हमारी सभ्यता लुप्त होती जा रही है, हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। हमारे जो लोग हैं, हम उनको चाहिए कि अपने बच्चों को इन संस्कृतियों के प्रति प्रेरित करें, उनको बताए कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विरासत है। बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने जो देखे गए हैं, तो ये हमारी विरासत है और इसको लुप्त नहीं होना चाहिए। बच्चों के सामने भजन करिए, घर में उनके सामने अपने संस्कृति का जिक्र करिए, तो उनको मालूम पड़ेगा कि भाई क्या हमारे पिछले लोगों ने क्या क्या किया है और हमारे इसमें क्या होना चाहिए, हमारे कुल में क्या क्या है, हमारी भारतीय सभ्यता क्या है, ये सब उनको मालूम होना चाहिए। अगर हम सिर्फ उनको कुछ नहीं बताएंगे, टीवी और मोबाइल में ही वो लगे रहेंगे, हमारी जो विरासत है वो हमारे साथ ही चली जाएंगी, वो इतिहास बन के रह जाएगी। जब तक हम उनके साथ में शेयर नहीं करेंगे उस चीज़ को, तब तक के कुछ नहीं हो सकता, वो सब खत्म हो जाएगा आगे चल के। इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने बच्चों के साथ में बैठ के भगवान का चिंतन मनन कीजिए घर में, तो उनको अंदर से उसके लिए उकसाइए, उनको प्रेरित कीजिए, उत्साहित कीजिए, तो वो ये हो सकते हैं बच्चे हमारी जिंदा रहेंगी विरासत। तो आपके भी घर में बेटियां हैं, जिस तरह से आपका परिवार है, तो आपके परिवार में भी, मतलब आपकी बेटियां और आपके परिवार में भी कोई गाता है? जी, मेरी बेटियां गाती है, बड़ी बेटी भी गाती है, छोटी बेटी भी गाती है, और उनको बजाना भी आता है थोड़ा बहुत।
इनके जितना अच्छा तो नहीं बजाते हैं, लेकिन बजा लेते हैं थोड़ा बहुत। मुझे भी ज़्यादा बजाना नहीं, गाना बहुत आता है, बजाना नहीं आता है। लेकिन बेटियां भी गाती है, लेकिन जैसा हम खुलकर गाते हैं ना, वैसा वो आज की पीढ़ी खुलकर नहीं गा सकती। उनको जैसा ज़्यादा लोगों में नहीं, मैं घर में गाऊंगी, ज़्यादा लोगों में नहीं जाऊँगी, शर्माते हैं, वो शाय होते हैं। लेकिन तो ये उनको करना है कि भाई इसमें शर्माने की क्या बात है, ये तो अपनी विरासत है, ये तो अपनी परंपरा है, ये तो गाना चाहिए। मेरी तीनों बेटियां गा लेती है और ढोलक भी बजाना आता है तीनों बेटी। तो ये विरासत उन्हें आपसे ही मिली है, आपसे सीखे हैं या खुद सीखे हैं? नहीं नहीं जी, मुझसे ही सीखे हैं। और हम इसमें नवरात्रि में बैठते हैं, गणपति में बैठते हैं भजन। हम घर के घर में कोई नहीं रहा तो घर के घर में ही हम भजन कर लेते हैं। 5-7 लोग मिलके हम पूरे 10-12 भजन गा लेते हैं। तो उनको मेरे से ही मिली है और बहुत अच्छा गा लेती है वो भी। और आपके घर में भी बच्चे हैं, बेटी है, तो इनको आप भी खुद सिखाते हो या फिर वो भी गाते हैं, उन्हें भी आता है ये सब? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा उसमें गाने में बहुत ज़्यादा ये माहिर है, उसको सिखाना भी है। लेकिन घर में भी सभी बच्चे, हमारा संयुक्त परिवार है, तो सभी बच्चों को लेकर बैठ के कभी सुंदरकांड करना, भजन करना, ये सब मेरी आदत है। मैं खुद ही बजाती हूँ, खुद ही बच्चों के साथ में मिलके पूरे परिवार वालों को बैठा के और सब करती हूँ। क्योंकि बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा, कोई दूसरा नहीं। अब बुजुर्गों के पास में भी बच्चे अब इतना बैठना ये नहीं समझते, सब अपने अपने इसमें रहते, तो उनको थोड़ी देर के लिए तो भी अपने को 1 घंटा तो भी उनको देना जरूरी है, तभी बच्चे उसमें ये हो पाएंगे। नहीं तो बच्चे हाथ से निकलते जा रहा अपना समय और कुछ नहीं। और जिस तरह से कि आपने बताया कि आपका बेटा भी गाने ये सब इसका भी वो शौक रखता है, आपकी इसके अलावा भी कोई हॉबीज है जो आप बताना चाहोगे? हाँ है ना, इसके अलावा मैं रंगोली बना लेती हूँ, पोर्ट्रेट ड्राइंग भी करती हूँ, मेहंदी भी करती हूँ, ये भी सब मेरी हॉबी है। कपड़े वगैरह भी सिल लेती हूँ, सभी तरह की जिस तरीके को मेरे को जैसे जैसे समय मिलता है परिवार को समय देने के बाद में वैसे वैसे काम अपने करती रहती हूँ। और मेरी हॉबीज़ है डांसिंग। मुझे डांस करने का बहुत शौक है और मैं बॉलीवुड के गाने भी बहुत गाती हूँ। एंड्रॉयड मोबाइल पे स्टार मेकर करके एक ऐप है, उस पर मेरे 3-4 अकाउंट खोल रखे हैं मैंने, और मैं रोज़ शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक सिंगिंग करती हूँ डेली। ये मेरी हॉबी है, बॉलीवुड के गाने। और स्टार मेकर पे बहुत अच्छा ऐप है वो अपन अपना सिंगिंग का शौक उसके ज़रिए पूरा कर सकते हैं। और डांसिंग, और मुझे एंकरिंग का भी बहुत शौक है। जब से मैं कॉलेज में थी तब से मैं एंकरिंग करती थी, और जब भी मुझे मौका मिलता है, माइक मेरे हाथ में आता है, मैं शुरू हो जाती हूँ। तो अपनी हॉबी के लिए कितना समय दे पाते हो रोज? जी मैं डेली, मैं बताती हूँ ना, 6:30 से 7:30 या 8 बजे तक तो सिंगिंग करती ही करती हूँ, चाहे कुछ भी हो। रूम बंद कर लेती हूँ और बिल्कुल मैं 1-1.5 घंटा मेरे लिए रोज निकालती हूँ। अगर बहुत ही ज़रूरी काम रहा तो उस दिन नहीं करती हूँ, बाकी मैं करती ही करती हूँ। और आप कितना समय दे पाते हो अपनी हॉबीज के लिए? मैं बच्चे तो छोटे हैं तो थोड़ा कम समय मिल पाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी चम्मच हाथ में रहता है, कढ़ाई में चलाते चलाते फिर इधर आ कोई गाना बज रहा है तो डांस भी हो जाता है, गा भी लेती हूँ। नहीं, बच्चों के साथ में एंजॉय भी कर लेती हूँ, क्योंकि डांस का भी बहुत शौक है। और मुझे अपने उत्तर भारतीय हमारे समाज में मुझे उसमें इनाम भी मिले हुए हैं डांस के लिए, तो उसका भी मुझे शौक है, वो भी करती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप इतना समय दे पाते हो। और गृहिणियों की जो एक खास बात होती है कि अपने अंदर की जो कला गुण होते हैं उसके लिए समय दे पाना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ गृहिणियाँ ऐसी होती है कि वो सोचती है कि अब हम हाउसवाइफ है, अब हमारे बच्चे हैं, तो अब यहीं पे लाइफ खत्म हो गई है, अब इसके आगे कुछ भी नहीं बचा है। काफ़ी लेडीज यही सोच के मान के बैठ जाती है। तो जो आपने कहा कि जहाँ जैसे वक्त मिलता है अपनी हॉबी के लिए मैं देती हूँ। मैम मैं एक बात बताना चाहूँगी, अगर मैं किचन में खाना भी बनाती हूँ और कहीं शादी हो रही है और बैंड बज रहा है तो मैं गैस कम कर देती हूँ और वहीं डांसिंग चालू कर देती हूँ किचन में। ये मेरी हॉबी है, पूरे फैमिली को मालूम है मेरे कि ये इसकी हॉबी है, अब ये गाना लगा अब ये ज़रूर नाचेगी, तो गैस कम कर देती हूँ, वहीं मेरी मैं शौक़ पूरा करती हूँ। कभी इंसान ने अपने शौक़ को कभी नहीं मारना चाहिए, कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अब लाइफ है तो लाइफ एक ही बार मिलती है। यही से शुरू हुई है, यहाँ तक तो क्या था, ये पर्टिकुलर चीज़
पढ़ाई हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, ये पर्टिकुलर अब यहाँ से लाइफ शुरू हुई है हमारी। ये मत समझिए कि आप हाउस वाइफ है तो आप कुछ कर नहीं सकते। यहाँ से शुरुआत कीजिए अपने जीवन की, अपने लिए जीने की, यहाँ से शुरुआत। कभी मैं गुस्से में होती हूँ या 2-3 दिन किसी से बात नहीं करती हूँ तो बच्चों को मुझे मनाने के लिए, मेरे बच्चे को पता है कि क्या करना चाहिए, वो मोबाइल में मुंगड़ा गाना लगा देते हैं। उनको मालूम है मेरा ऑल टाइम फेवरेट ये गाना लगा तो मम्मी ज़रूर कहीं ना कहीं चुपचाप तो कोने में तो नाचेगी ही नाचेगी। उनको मालूम है मम्मी इससे राजी होगी। मेरे बच्चों को बराबर मालूम है कि मैं कब कहाँ, और मैं खुद जिंदा दिल हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी मेरे जैसे ही है कि हमेशा खुश रहे, हंसते रहे और जिंदा दिल रहे। बिल्कुल, संगीत एक ऐसी चीज़ है जो हमारा मन प्रसन्न कर देती है। हम चाहे कैसे भी मूड में हो, लेकिन हर मूड के लिए एक ना एक गाना तो होता ही है, बिल्कुल होता है। बहुत सारे गाने बिल्कुल, हम अगर सैड भी हो तो हम सॉन्ग सुनते हैं, खुश हो तो भी सुनते हैं, शादियाँ हो तो भी सुनते हैं। हर एक सीज़न में, हर एक मूड में, हर एक त्योहार में हम गानों का बहुत महत्व है। तो जैसे कि अब मुझे आप यही बताइए कि अब बात आई है गानों के महत्व की, जो हमारे समाज में, हमारे कल्चर में ये लोकगीत जो है इसका क्या महत्व है? इसका बहुत महत्व है। अब देवी का आवाहन करके, गणेश जी का आवाहन करके ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। शादी के पहले दिन जो रज जगा होता है, सबसे पहले गणेश जी का गाना इसलिए गाते हैं कि उन्हें अपने घर के कार्यक्रमों में बुलाया जाए, प्रथम निमंत्रण उनको दिया जाए और उनके आने से सब शुभ कामों की शुरुआत होगी। इसलिए देवी को भी बुलाते हैं, इसलिए उनके गाने भजन गाते हैं कि तुम हमारे घर आओ और हमारा कार्य सफल करो। ये परंपरा है। राखी जी, आपको क्या लगता है कि क्या पहले जितना महत्व अभी भी बचा है शादियों में ये लोकगीतों का? महत्व हम देंगे तो महत्व की ये है, बाकी अगर नहीं देना चाहो, बोलते हैं ना कि मानव तो देव नहीं तो पत्थर, तो हम अगर देना चाहे तो ही महत्व रहेगा ना। महत्व तो है, बहुत महत्व है। हमारे पूर्वजों ने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही सारे रीति रिवाज बनाए हैं, तो उनको फॉलो करना चाहिए हमको। ऐसा नहीं है कि भाई दकियानुसी है अपन या पिछड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये सब पुरानी चीज़ें जो बनाई हुई है हमारे पूर्वजों ने, वो सोच समझ के बनाई है और हमने उसको फॉलो करना चाहिए। और उनका महत्व है हमारे जीवन में, होना ही चाहिए। तो क्या लगता है कि मतलब हमें ये बताइए कि शादियों में जो है ये कितने प्रकार के संगीत होते हैं, कितने प्रकार के गीत गाए जाते हैं, कौन से मतलब जैसे हल्दी है, मेहंदी है, तो इसके अलग अलग गीत होते हैं? हाँ, होते हैं ना। पहले गणेश जी का आह्वान होता है, देवी जी का आह्वान होता है, फिर उसके बाद में हम उनको आसन वगैरह बैठने का ये सब कुछ गाते हैं। उसके बाद में उनका पूरा श्रृंगार गाया जाता है देवी जी का। फिर उसके बाद में हल्दी के गीत होते हैं, मेहंदी के गीत होते हैं। पितरों को मान दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है कि भाई हमारे घर में शुभ काम हो रहा है, आइए, और कोई विघ्न ना हो करके सभी को निमंत्रण देके और बिल्कुल हिसाब से काम होता है। तब हमारे इतने बड़े बड़े काम पार पड़ते, बिना संकटों के पार पड़ते। वरना संकट तो बहुत आ रहा है, लोग उनको गिनते नहीं है कि भाई ये क्यों आ रहा है, ये नहीं है। अच्छा, जिनको निमंत्रण नहीं देना होता है उनको भी बोला जाता है कि आप मत आइए। ये खास परंपरा है, हाँ, कि उनको बोला जाता है बाकायदा निमंत्रण देके कि आप मत आइए 3 दिन हमारे घर। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए बता सकते हो कि किन किन चीजों को कहा जाता है ऐसे? जी, नहीं आने का ना जी वो, हाँ, तो नहीं आने का निमंत्रण दिया जाता है। लाठी डंडा जी, कि तुम 3 दिन हमारे घर मत आओ। उसके बाद में आंधी तूफान, 3 दिन हमारे घर मत आओ। चुगली चाई झगड़ा, ये 3 दिन हमारे घर मत आओ। बीमारी लाचारी, 3 दिन हमारे घर मत आओ। इनको खास करके ऐसा बोला जाता है कि आप मत आइए हमारे यहाँ। तो आपके क्या विचार है कि ये सारी चीजों से सच में कुछ फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। क्या विचार है? ये बिल्कुल, ये हमारे मानने पर डिपेंड, ये अपने हमारे पे डिपेंड करता है कि ये होता है कि नहीं। बिल्कुल होता है। अगर 100% से हम दिल से ये करेंगे तो 3 दिन कोई भी संकट नहीं आएगा, अपने काम निर्विघ्न हो जाएंगे। और बिल्कुल ये है, ये बहुत पुरानी परंपरा है और मुझे लगता है ये चलती रहेगी।
जी शॉर्टकट का ज़माना आ गया है, पर ये परंपराएं बंद नहीं होगी, चलती रहेंगी। जी, और आपका क्या मानना है कि क्या सच में इस चीज़ों से, इन चीज़ों से फर्क पड़ता है? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि जो अगर संकट विघ्न, कई लोग बोलते हैं कि भाई ये सब चीज़ें सब फालतू बातें हैं, इन सबको नहीं करना चाहिए, या ऐसे ही कर लो, चलने दो का। तो उनसे जब विघ्न आते तो वो गिनते नहीं उन चीज़ों को कि ये इस कारण से हो रहा है, कि हमने ऐसा किया है, इसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि वो मानना नहीं चाहते उस चीज़ को। लेकिन ये चीज़ें आज भी है, जब इतने बड़े बड़े हमारे राम मंदिर के इतना सब कुछ निकल रहा है, भगवान का इतना सब प्रूफ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो ये भी चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्व पहले जो कुछ कर रखा है, आज विदेशी लोग उस चीज़ को अपना रहे हैं। हाँ, अपना रहे, उन चीज़ों को, हमारी परंपरा को अपना रहे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात होंगी तभी तो अपना रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े लोग वृंदावन वगैरह जाकर के अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ भगवान के पास में बैठे, तो उसमें कोई ना कोई तो कारण होगा, तो तभी तो वो ये, और सब चीज़ें हैं, मानने वाले की कमी है बस। अब आप मुझे बताइए, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब दोबारा इलेक्शन हुआ, पूरा इलेक्शन हो गया, काउंटिंग बाकी थी, वो जाके केदारनाथ में गुफा में बैठे थे। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री जब भगवान को मान सकते हैं, तो फिर देश के बाकी लोगों ने तो मानना ही चाहिए। जी, सही कहा आपने। संगीत का बहुत महत्व है। संगीत के ज़रिए ही हम अपनी भावनाएं किसी तक पहुंचा सकते हैं, किसी को आशीर्वाद भी दे सकते हैं, आशीर्वाद ले भी सकते हैं। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें होती है, जिस तरह से किसी के यहाँ बच्चा होता है तो तब भी कुछ संगीत रखे जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, पर्टिकुलरली उसको क्या कहा जाता है? जब बच्चा होने वाला होता है तो वो उसको जब रखते हैं तो सतवासा कहा जाता है। जब बच्चा 7वें महीने पेट में होता है तो सतवासा कहा जाता है, या कोई कोई 9 महीने में करते हैं तो उन्हें 9 मासा कहा जाता है। तो उसके भी गीत होते हैं। अच्छा। बच्चा अच्छे से हो जाए, डिलीवरी अच्छे से हो जाए, या बच्चा स्वस्थ और सुंदर आए, उसके लिए गाने होते हैं। उसके लिए बच्चा को अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाए, क्या क्या खिलाना चाहिए, उसको कैसे खुश रहना चाहिए, ऐसा गानों में सब होता है। जी, और जैसे कि अब बच्चे तो ठीक है, अब बच्चा हो जाने के बाद भी कुछ जैसे बारसे का इसका प्रोग्राम नामकरण होता है, तो इसमें भी कुछ संगीत होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। उसमें बच्चा होने के बाद में छठी के दिन छठी के गाने होते हैं, और 12 दिन के बाद में बरहो, अपने उत्तर प्रदेश समाज में खास करके मराठी में उसको बारसा बोलते हैं। तो ये बरहो का कार्यक्रम किया जाता है, उसमें होते हैं गाने जच्चा बच्चा के। और उसके बाद में 1.25 महीने के बाद में फिर कुआं पूजा वो होता है, उसके बाद में भी होता है। ऐसे बहुत सारे गाने होते हैं, वो तो बहुत सुंदर सुंदर गाने होते हैं। जी, तो जैसे अब हमने बात की है संगीत के बारे में, और कहा है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होती है श्री गणेश से होती है, तो मैं चाहूँगी कि कोई एक गीत आप श्री गणेश करते हैं प्रोग्राम का, और कोई एक गणपति का गाना आप हमें गाकर बताएं। मुझे फूलों से डलिया भरने दो, मुझे फूलों से डलिया भरने दो, श्री गजानन का वंदन करने दो, श्री गजानन का वंदन करने दो। एक हाथ सरस्वती है, एक हाथ में लक्ष्मी है, एक हाथ सरस्वती है, एक हाथ में लक्ष्मी है, शुभ लाभ निगाहों में रिद्धि सिद्धि संग है, शुभ लाभ निगाहों में रिद्धि सिद्धि संग है। मुझे मंगल आमंत्रित करने दो, मुझे मंगल आमंत्रित करने दो, श्री गजानन
बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया गाया है आपने। माहौल, बिल्कुल माहौल जम गया था, मानो कि कुछ शादी हो या कुछ हो, ऐसा माहौल बन गया था बिल्कुल। देखिए, तो इस तरह से होते हैं ये सारे संगीत। संगीत के बिना तो ज़िंदगी अधूरी ही है। तो सहेलियों, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में यही इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार। प्राचीन काल में दहेज को काफ़ी अच्छा माना जाता था। उस समय के लोगों का मानना था कि हर चीज़ के पीछे एक उद्देश्य होता है और दहेज लेने के पीछे भी एक अच्छा खासा उद्देश्य था। उनका मानना था कि दहेज का उद्देश्य नवविवाहित पुरुष को गृहस्थी जमाने में मदद करना, जो अन्य आर्थिक संसाधनों के अभाव में शायद वह स्वयं नहीं कर सकता था। कुछ समाजों में दहेज का एक अन्य उद्देश्य भी होता था कि पति की अकस्मात मृत्यु होने पर पत्नी को जीवन निर्वाह में इससे सहायता होगी। दहेज देने के पीछे एक अवधारणा यह भी थी कि पति विवाह के साथ आई जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक तरह से कर सके। वर्तमान युग में भी दहेज नवविवाहितों के जीवन निर्वाह में मदद के उद्देश्य से ही दिया जाता था, लेकिन आज के समाज के लिए ये एक अभिशाप बन गया है। इसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर हो रहा है और आज यह नारियों के लिए एक काल बन चुका है। सहेलियों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर यहीं मिलेंगे। सोने की साइकिल, चांदी की सीट। हाँ जी, 3 जून को होता है इंटरनेशनल बाइसिकल डे। बाहिदी एंटरप्राइजेज यहाँ पर मैं हूँ और साइकिल से जुड़ी आपकी यादें हम ताज़ा करने वाले हैं। करीब 1990 से जो है ये रेंजर साइकिल जो है सबसे पहले शुरुआत हुई थी। मैंने प्यार किया मूवी में सबसे पहले वो साइकिल को दिखाया गया था और उसके बाद सलमान खान ने जब वो साइकिल स्टार्ट की चलाना, तब हम भी पढ़ रहे थे, हम भी उस ज़माने में जो स्कूलिंग था, और तब वो फिर साइकिल का एक क्रेज़ बढ़ा कि रेंजर साइकिल, तब से फिर रेंजर साइकिल का ट्रेंड चालू हो गया। सलमान खान ने साइकिल चलाई है हम आपके है कौन या मैंने प्यार किया में, तब से आपने चलाने लगी। बस वही देख के ऐसा कॉन्फिडेंस आया चलाने का। ला 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 ला। तो अभी ट्रेंडिंग रहने वाली आज की, मतलब मैं कहूँगा न्यू जनरेशन बाइसिकल, ई साइकिल हमारे पास है। तो डिजिटल लॉक है, एक डिजिटल लॉक आप यहाँ पे ऑपरेट करिए। जब इसको आप अनलॉक करेंगे, इसके बाद में इसके सारे बैटरी फंक्शंस ऑन हो जाते हैं। इसमें यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, इसको आप प्रेस करोगे और इसमें इसके बाद में इसका डिजिटल फंक्शन जो है ऑन हो जाएगा। बस एक्सीलेटर घुमाओ और आपका साइकिल जो है वर्किंग स्टार्ट है। इसमें अभी एक चीज़ और भी इसमें कंपनी ने दी है, वो है पैडलेक टेक्नोलॉजी। स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ होता है। जब आपको साइकिलिंग करनी है तब आप साइकिलिंग, अगर आपको कम्यूट के लिए कहीं लेके जाना है, आपको कहीं काम के लिए लेके जाना है, आपको बाइक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ई साइकिल निकालो, आप आपका काम करके आ सकते हैं। एवरेज क्या होगा? एक सिंगल चार्ज में एवरेज 35 से 40 किलोमीटर साइकिल चलता है। एक सिटी राइड के लिए सबसे सफिशिएंट है। आप दिन भर एक सिटी में पूरा ड्राइव कर सकते हैं इसका। आप बताइए रीना जी, क्यों, आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है बाइसिकलिंग? सब बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली फिटनेस के लिए इम्पोर्टेंट है सर। मैं खुद के लिए भी करती हूँ सायकलिंग फिट रहने के लिए। ज्यावेळेस मी स्कूलमध्ये जायचो तेव्हापासून मी पाहतो यांचं स्टोर. तुम्ही स्कूलमध्ये जायचे? बापरे, तुमच्याकडे पहिली सायकल कोणती होती? पहिली माझ्याकडे हिरोचीच होती. हिरोचीच होती. आता हिरोचीच घ्यायची आम्हाला. हिरो सारखा दिसतोच आपला भाऊ म्हणा. रही बात आरआरसी की, तो शायद ही कोई अकोला में घर होगा जो आरजे श्री का आरआरसी का सिटी कट्टा शो नहीं देखता होगा। हम तो रोज ही देखते हैं। और साइकिलिंग इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि देखिए ना, हम टाइम नहीं निकाल पाते जिम वगैरह इन सब के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने के लिए। तो साइकिलिंग इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। नहीं कुछ तो एटलीस्ट साइकिलिंग। थैंक यू सो मच. 1985 में दहेज निषेध नियमों को तैयार किया गया था। इन नियमों के अनुसार शादी के समय दिए गए उपहारों की एक हस्ताक्षरित सूची बनाकर रखा जाना चाहिए। इस सूची में प्रत्येक उपहार, उसका अनुमानित मूल्य, जिसने भी यह उपहार दिया है उसका नाम और संबंधित व्यक्ति से उसके रिश्ते का एक संक्षिप्त विवरण मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा एक अहम कानून है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। इस अधिनियम के अनुसार अगर घर में पुरुष के साथ रह रही महिला को पीटा जाता है
धमकी दी जाती है अथवा प्रताड़ित किया जाता है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार है। ऐसी प्रताड़ित महिला घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत और सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अगर समाज की हर महिला को इन कानूनों और प्रावधानों की समझ हो तो सकता है आने वाला भारत महिलाओं के लिए एक बेहतर स्थान बनकर उभरे, जहां किसी भी नवविवाहितों को जलाया या मारा नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद सभी सिटी मैथिली के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम सीखेंगे इंग्लिश प्राध्यापिका कीर्ति सराफ मैडम इनके साथ। नमस्कार मित्रांनो, मी कीर्ती सराफ आजच्या इंग्लिश स्पीकिंग सेशनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते आहे। हेलो एवरीवन, दिस इज कीर्ती सराफ and I would like to welcome you all in today's English speaking session with a new topic and with a new construction. दर्शको, आज आपण दोन नवीन शब्द शिकणार आहोत. दॅट इज सम अँड मोर. सम म्हणजे थोडे आणि मोर म्हणजे जास्त. सो सम म्हणजे थोडे. तर सम पीपल म्हणजे काही लोक. ओके, सम पीपल काही लोक. सम पीपल आर एरोगंट, काही लोक फार उद्धट असतात. सम पीपल आर व्हेरी काइंड अँड हेल्पफुल, काही काही लोक खूप दयाळू आणि मदत करणारे असतात. सम पीपल आर हायली प्रोफेशनल, काही काही लोक खूप प्रोफेशनल असतात. सम पीपल आर व्हेरी गुड ॲट प्रेझेंटेशन, काही काही लोक खूप छान प्रेझेंटेशन करतात. सम पीपल टॉक व्हेरी गुड ॲट इन इंग्लिश, काही लोक इंग्लिशमध्ये खूपच छान बोलतात. सम पीपल आर गुड इन मराठी. येस, काही लोक मराठीमध्ये छान बोलतात. और सम पीपल टॉक व्हेरी गुड इन इंग्लिश और सम पीपल टॉक व्हेरी गुड इन मराठी, काही काही लोक मराठीमध्ये खूपच छान बोलतात. सम पीपल कॅन राईट वेल, काही लोक जे असतात ते खूप छान लिहू शकतात. ओके. सम पीपल कॅन कुक फूड, काही लोक जेवण बनवू शकतात. सम पीपल कॅन टीच व्हेरी वेल, काही लोक खूप छान शिकवू शकतात. सम पीपल आर गुड इन टेक्नॉलॉजी, काही लोक टेक्नॉलॉजीमध्ये खूप हुशार असतात. लाईक कम्प्युटर्स, हँडलिंग लॅपटॉप्स, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, इंजिनिअरिंग. सो सम पीपल आर गुड ॲट टेक्नॉलॉजी, काही काही लोक टेक्नॉलॉजीमध्ये खूप छान असतात. सम पीपल आर गुड ॲट टीचिंग, काही लोक शिकवण्यामध्ये खूप माहीर असतात, त्यांना शिकवणं खूप छान जमतं. सम पीपल आर व्हेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट म्हणजे खूप प्रामाणिक असतात ते. सम पीपल आर चीटर्स, काही काही लोक धोका देणारे पण असतात. येस. सम पीपल आर बेस्ट फ्रेंड, काही लोक आपले खूप चांगले मित्रमैत्रिणी असतात. सम पीपल आर रिलेटिव्स, काही लोक आपले नातेवाईक असतात. सम पीपल आर कलीग्स, आपले काही सोबत काम करणारे असतात, सहकारी असतात. ओके. सम पीपल, तर सम पीपल म्हणजे काही लोक. मग आता सम पीपलच्या ऐवजी तुम्ही दुसरी पण गोष्ट वापरू शकता. आय वॉन्ट सम वॉटर, मला थोडं पाणी हवं आहे. ही वॉन्ट सम टाईम, त्याला थोडा टाईम हवा आहे. गिव मी सम मिल्क, मला थोडं दूध द्याल का. ओके. आय वॉन्ट सम बुक्स, मला काही पुस्तकं हवे आहेत. सो ही हॅज सम ॲक्सेसरीज, त्याच्याकडे काही ॲक्सेसरीज आहेत. ही हॅज सम स्टफ, त्याच्याकडे काही वस्तू आहेत. स्टफ म्हणजे वस्तू. ओके. सो ही हॅज सम नॉलेज, त्याच्याकडे थोडं नॉलेज आहे. ओके. सो सम म्हणजे थोडं. ओके. त्याच्यानंतर सम म्हणजे थोडं काहीतरी, जे खूप पण नाही आणि कमी पण नाही, त्याला थोड्याशाला म्हणतो आपण इंग्लिशमध्ये सम. आता दुसरा जो वर्ड आपण वापरणार आहोत दॅट इज मोर. मोर म्हणजे जास्त. पहिले आहे आपल्याकडे, बट मोर म्हणजे अजून जास्त हवं आहे. आय वॉन्ट मोर मनी, मला अजून पैसे हवे आहेत. ही वॉन्ट मोर एक्सपिरियन्स, त्याला अजून अनुभव हवा आहे. ही वॉन्ट मोर टाईम, त्याला अजून वेळ हवा आहे. आय वॉन्ट मोर नॉलेज, मला अजून ज्ञान हवं आहे. ही वॉन्ट मोर प्रॅक्टिस, त्याला अजून प्रॅक्टिस हवी आहे. ही वॉन्ट मोर पीपल, त्यांना अजून लोक हवे आहेत. येस. आय वॉन्ट मोर स्टाफ, माझ्याकडे मला अजून स्टाफ हवा आहे, काम करणारे लोक हवे आहेत.
आय वॉन्ट मोर स्किल्स, मला अजून खूप गुण हवे आहेत, अजून स्किल्स हवे आहेत मला. ही वॉन्ट मोर टाईम, त्याला अजून वेळ हवा आहे. येस. शी वॉन्ट मोर ड्रेसेस, तिला अजून नवीन ड्रेस हवे आहेत. ही वॉन्ट मोर कार्स, त्याला अजून कार्स हवे आहेत. येस. ही वॉन्टेड टू विजिट मोर सिटीज, त्याला अजून काही शहरांना भेट द्यायची आहे. आय वॉन्ट टू सी मोर ऑफ युअर टॅलेंट, मला तुझे अजून टॅलेंट बघायचं आहे. येस. तर मोर म्हणजे अजून, जे आहे त्याच्यापेक्षा थोडं जास्त. आय वॉन्ट मोर चपाती, मला अजून एक चपाती हवी आहे. आय वॉन्ट मोर राईस, मला थोडा अजून भात हवा आहे, चावल हवे आहेत. सो मोर. ओके. यू हॅव टू राईट मोर सेंटेन्सेस, तुम्हाला अजून वाक्य लिहावे लागतील. यू नीड मोर प्रॅक्टिस, तुम्हाला अजून प्रॅक्टिसची आवश्यकता आहे. आय नीड मोर टाईम टू टीच यू, मला असं वाटतं मला थोडा जास्त वेळ लागेल तुम्हाला शिकवायला. यू हॅव टू डू मोर प्रॅक्टिस, तुम्हाला अजून जास्त प्रॅक्टिस करावी लागेल. यू हॅव टू लिसन मोर इन इंग्लिश, तुम्हाला इंग्लिश अजून जास्त ऐकावं लागेल. यू हॅव टू वॉच मोर ऑफ द इंग्लिश मूव्हीज, तुम्हाला इंग्लिश मूव्हीज अजून पाहाव्या लागतील. यू हॅव टू लिसन मोर, तुम्हाला इंग्लिश अजून ऐकावं लागेल. ओके. यू हॅव टू डू मोर प्रॅक्टिस, तुम्हाला अजून प्रॅक्टिस करावी लागेल. यू नीड टू रीड मोर इन इंग्लिश, तुम्हाला इंग्लिशमध्ये अजून वाचन करावं लागेल. ओके. आय नीड मोर प्रॅक्टिस ऑफ ड्रायव्हिंग, मला ड्रायव्हिंगची थोडी अजून जास्त प्रॅक्टिस करावी लागेल. यू हॅव टू वेट मोर, तुम्हाला अजून थोडी वाट बघावी लागेल. ओके. सो मोर म्हणजे जास्त. मग आता याच्यानंतर एक कन्स्ट्रक्शन आपण बघणार आहोत, नवीन दोन शब्द नवीन बघणार. फर्स्ट टाईम म्हणजे सगळ्यात पहिले. फर्स्ट टाईम आय सॉ यू इन RRC, मी तुम्हाला सगळ्यात पहिले RRC मध्ये बघितलं. फर्स्ट टाईम वी मेट ॲट रेल्वे स्टेशन, फर्स्ट टाईम आपण रेल्वे स्टेशनवर भेटलो होतो. फर्स्ट टाईम आय सॉ यू इन द ऑफिस, सगळ्यात पहिल्यांदा मी तुला ऑफिसमध्ये बघितलं होतं. फर्स्ट टाईम आय टॉक इन इंग्लिश, पहिल्यांदाच मी इंग्लिशमध्ये बोलायला लागले. फर्स्ट टाईम आय फेस द कॅमेरा, अगदी पहिल्याच वेळा मी कॅमेराला फेस केलं. फर्स्ट टाईम आय वेंट ऑन द स्टेज, पहिल्यांदाच मी स्टेजवर मंचावर गेले. फर्स्ट टाईम आय गिव्ह द स्पीच, सगळ्यात पहिल्यांदा मी स्पीच दिलं, भाषण दिलं. फर्स्ट टाईम आय टीच यू, सगळ्यात पहिल्यांदा मी तुला शिकवलं. फर्स्ट टाईम आय गिव्ह द इंटरव्ह्यू, पहिल्यांदाच मी इंटरव्ह्यू दिला. फर्स्ट टाईम आय स्टार्टेड स्पीकिंग इन हिंदी, पहिल्यांदाच मी हिंदी बोलायला सुरुवात केली. फर्स्ट टाईम आय केम इन द मेरिट, पहिल्यांदा मी मेरिटमध्ये आले. फर्स्ट टाईम आय बिकम सक्सेसफुल, पहिल्यांदाच मला सक्सेस मिळालं. फर्स्ट टाईम आय गॉट द सक्सेस असं पण म्हणू शकतो, पहिल्यांदाच मला सक्सेस मिळालं. फर्स्ट टाईम आय गॉट द एक्सपिरियन्स, पहिल्यांदाच मला हा अनुभव मिळाला. फर्स्ट टाईम आय ड्राईव्ह द कार नाईसली, पहिल्यांदा मी कार एकदम छान चालवली. फर्स्ट टाईम आय स्टार्टेड रायटिंग, पहिल्यांदाच मी लिहायला सुरुवात केली. फर्स्ट टाईम आय रीड युअर नॉवेल, पहिल्यांदाच मी तुमची कादंबरी वाचली. फर्स्ट टाईम आय स्टार्टेड कुकिंग, पहिल्यांदाच मी जेवण बनवायला किंवा कुकिंग शिकले. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट टाईम. आणि लास्ट टाईम म्हणजे शेवटचं. लास्ट टाईम आय एम टेलिंग यू, शेवटचं मी तुला सांगते. लास्ट टाईम आय विल मीट यू, मी शेवटचं तुला भेटणार आहे. लास्ट टाईम यू हॅव टू ट्राय, शेवटचं ट्राय कर. येस. लास्ट टाईम आय सॉ यू इन नाशिक, मी तुला शेवटचं नाशिकमध्ये बघितलं होतं. लास्ट टाईम इट वॉज रेनिंग हेविली, शेवटचं खूप पाऊस पडला. येस. लास्ट टाईम आय विजिटेड युअर प्लेस, मी शेवटचं तुझ्याकडे आलेले होते. सो लास्ट टाईम, द लास्ट टाईम, लास्ट टाईम म्हणजे सगळ्यात शेवटचं. द लास्ट टाईम वी टॉक इट वॉज इन द मंथ ऑफ डिसेंबर, डिसेंबर महिन्यात आपण शेवटचं बोललेलो होतो. सो लास्ट टाईम. ओके. देन
फर्स्ट टाईम शिकलो, लास्ट टाईम शिकलो, सम शिकलो, मोअर शिकलो आणि असे खूप सारे नवीन नवीन वर्ड्स आहेत जे छोटे छोटे असतात, त्यांचा स्पेसिफिक अर्थ असतो. तो जर आपल्याला माहीत असेल तर आपण त्यांना योग्य प्रकारे वाक्यांमध्ये वापरू शकू. तर भेटूया उद्याच्या भागात एक काही नवीन शब्द, काही नवीन कन्स्ट्रक्शनसोबत. टिल देन बाय बाय. सी यू इन टुमॉरोज एपिसोड. टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ अँड हॅव अ ग्रेट डे. कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि जो लड़कियां दिखने में अच्छी नहीं होती वे दूल्हे की वित्तीय मांगों को पूरा करके शादी कर लेती हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लड़कियों को बोझ के रूप में देखा जाता है और जैसे ही वे 20 वर्ष की उम्र पार कर लेती हैं उनके माता पिता की प्राथमिकता यही रहती है कि वे उनकी शादी कर दें. ऐसे मामलों में भारी दहेज देना और यह बुरी प्रथा उन लोगों के लिए वरदान जैसी होती है जो अपनी बेटियों के लिए दूल्हा खरीदने में सक्षम हैं. हालांकि अब ऐसा समय है जब ऐसी सोच को बदलना चाहिए. दहेज प्रथा के समर्थकों द्वारा यह भी माना जाता है कि दुल्हन और उनके परिवार को भारी मात्रा में उपहार उपलब्ध कराने की स्थिति में समाज में उनके परिवार की इज्जत बढ़ जाती है. हालांकि आंकड़े बताते हैं कि ज़्यादातर मामलों में इसने लड़कियों के खिलाफ काम किया है. सहेलियों, अभी हमने कीर्ति सराफ मैडम इनके साथ इंग्लिश सीखी. अब सीखेंगे योग श्रद्धा मोकाशी मैडम के साथ. हरिओम. गुड मॉर्निंग अकोला. आपण योगाभ्यास शिकणार आहोत. योगाभ्यास शिकवण्याकरता मी सौ श्रद्धा श्रीधर मोकाशी इथे आलेली आहे. आपण रोज रोज थोडा थोडा वेगवेगळा अभ्यास आपण शिकणार आहोत. याच्या नंतरचा जो अभ्यास आहे तो आहे पूर्ण तिथली. पूर्ण तिथली अभ्यासामध्ये सुद्धा ज्यांना कमरेचा त्रास आहे त्यांनी हा शक्यतो अवॉइड करायचा आहे. आणि आपल्याला जर का जमत असेल म्हणजे जास्त त्रास नसेल तर हळूहळू हा अभ्यास करू शकता. ज्यांना फास्ट करता येईल, जे टीनेजर्स आहेत किंवा जे लहान मुलं आहेत त्यांनी अभ्यास फास्ट केला तर चालेल. सिनियर सिटीजननी शक्यतो हळूहळू करायचा. आता दोन्ही पाय असे धरून घ्यायचे, शरीराच्या जास्त जवळ घ्यायचे. श्वास घेत वर, श्वास सोडत खाली. क्रियेचं मानसिक दर्शन. आता ज्यांना कमरेमध्ये त्रास नाहीये आणि जे यंग आहेत त्यांनीही फास्ट करता येते क्रिया. ती कशी करायची ते सांगते. श्वास सुद्धा याच्यामध्ये जोडायचा आहे आणि फास्ट क्रिया पण करायची आहे. श्वास सोडत खाली वाकायचे. ज्यांना कमरेचा त्रास आहे त्यांनी वाकू नये. श्वास घेत वर. हीच क्रिया प्रकारांतर आणखी एका प्रकाराने आपल्याला करता येते. हात गुडघ्यांवर ठेवून श्वास घेत वर, श्वास सोडत खाली. हळू करायचे 5 वेळा. डोळे बंद करून क्रियेचं मानसिक दर्शन करायचंय. जेव्हा अशा प्रकारे क्रिया होते तेव्हा ती जास्त इफेक्टिव्ह होते. त्याचा लाभ आपल्याला चांगला मिळतो. कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं आणि वेळेचा पूर्ण सदुपयोग होतो. आता ही क्रिया आपण पुन्हा 50 वेळा फास्ट करणार आहोत. ज्यांना शक्य असेल त्यांनीच करायची, कमरेचा त्रास आलेली नाही करायची. हात गुडघ्यांवर ठेवून खाली वाकायचे आहे. श्वास सोडत सोडत हळूहळू. श्वास घेत वर आणि रिलॅक्स. हे झाले पूर्ण पायांचे अभ्यास. आता आपण करूया हातांचे अभ्यास, कारण की पायांसोबत हातांचे पण जॉईंट्स आहेत ना, ते पण फ्री झाले पाहिजे. तर या क्रियेकरता आपल्याला पाय सरळ करून सुद्धा बसता येतं
आणि मांडी घालून सुद्धा बसता येतं. ज्यांना जे शक्य असेल त्यांनी ते करायचंय. सिद्धासनात सुद्धा बसू शकता. हातांचा अभ्यास करूया. मुष्टिका बंद. मणिबंध नमन. मणिबंध चक्र. अपोजिट. कोहनी नमन. अपवर्ड डायरेक्शनला श्वास घेत जायचा, डाऊनवर्डला सोडायचा. प्रबाहू चक्र. अपोजिट. दुसऱ्या हाताने. सगळ्या क्रिया 5-5 वेळा करायच्या आहे. अपोजिट. द्विस्कंध चक्र. बोट जोडून खांद्यांवर ठेवायची आहे आणि डोपरांना नेहमी समोर जोडण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. वर घेताना श्वास घ्या, खाली आणताना श्वास सोडा. किंवा फिरवणारा अभ्यास अंतरकुंभक मध्ये करू शकता. अपोजिट. प्रकारांतर. अपोजिट. विस्तार. श्वास घेत उघडायचे, श्वास सोडत जोडायचे. ग्रीवा संचालन. मानेचा अभ्यास करायचा आहे. मानेच्या अभ्यासाकरता ज्यांना सर्वाइकलचा त्रास असेल त्यांनी समोर मान नाही झुकवायची आहे, फक्त मागे मागे फिरवायची. ठीक आहे. आणि ज्यांना चक्कर येत असेल त्यांनी गोल नाही फिरवायची. बाकी सगळेजण करू शकता. समोर मागे करायचंय. पहिले श्वास घेत मागे, श्वास सोडत पुढे 3 वेळा. साईड साईड करायचंय. मध्यभागी श्वास घ्यायचा, साईडला श्वास सोडायचा. डावी उजवीकडे बघायचंय. मध्यभागी श्वास घेणे, साईडला श्वास सोडणे. ज्यांना चक्कर येत असेल त्यांनी गोल फिरवणं टाळायचंय. कानाचा स्पर्श खांद्यांना करत दोन्ही बाजूनी 3-3 वेळा फिरवायचंय. रिलॅक्स. अशा पद्धतीने आपण पवन मुक्तासन मालिका 1 ही पूर्ण केलेली आहे. हा वॉर्मअपचा भाग आहे. त्याच्यामुळे असं वाटू द्यायचं नाही की या छोट्या छोट्या क्रिया आहे, याचा काय आपल्याला फायदा होणार आहे. पण या छोट्या छोट्या क्रिया खूप कामाच्या, खूप महत्त्वाच्या आहेत. जेव्हा आपण या अभ्यास करायला लागतो, इनफॅक्ट जे सिनियर सिटीजन आहे त्यांनी हा अभ्यास रोज करायला हवा. म्हणजे त्यांचे जॉईंट्स फ्री राहतात, कॉन्फिडन्स वाढलेला राहतो. आपण जेव्हा अभ्यासाला सुरुवात करतो, योगाभ्यास हळूहळू करायचा असतो. त्यामुळे जितका तुम्ही हळूहळू अभ्यास कराल तितकं शांततेने आणि तुम्हाला मनाला सुद्धा शांत वाटेल आणि शारीरिक क्रिया सुद्धा हळू केल्यामुळे शरीराला सुद्धा त्या एक्सेप्ट करण्यामध्ये, ॲब्सॉर्ब करण्यामध्ये चांगला अनुभव येईल. ओशो जैसे महान धर्मगुरु का मानना है कि योग को धर्म, आस्था और अंधविश्वास के दायरे में बांधना गलत है. योग विज्ञान है जो जीवन जीने की कला है.
साथ ही यह पूर्ण चिकित्सा पद्धति है जहां धर्म हमें खूंटे से बांधता है, वही योग सभी तरह के बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। वही योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि मन को भटकने न देना और एक जगह स्थिर रखना ही योग है। आज के लिए इतना ही, अब वक्त हो गया है अलविदा कहने का। तो फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए देखते रहिए RRC नेट पर। नमस्कार।